अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, K21 न्यूज़ का एक ये प्लेटफॉर्म हेल्थ 21 का जो कि यकीनी तौर पे आपकी तमाम बीमारियों या आपके लिए क्या सेहतमंद सरगर्मी ज़्यादा ज़रूरी है उस हवाले से आगाही फराहम करता है और इस पर हमारे साथ डॉक्टर्स के पैनल मौजूद रहते हैं। आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के हवाले से, जो यकीनी तौर पर आपकी ऐसी बीमारियों जो कि आप शायद बचपन से भी कैरी कर रहे हो या वक्त हाजिर के अंदर ये तमाम चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही हूँ, उससे मुतालिक फिजियोथेरेपी अपना क्या काम अंजाम देता है। इसके साथ साथ एक प्राइवेट सेक्टर जो कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री का है, वहाँ पर फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट और यकीनी तौर पे वो अपने किस तरह से फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, वहाँ पर लोगों को क्या फैसिलिटेट किया जाता है और किस तरह से वो अपनी काविशों को मज़ीद बढ़ा रहा है या इसके लिए क्या सेमिनार्स मुनक़्क़िद किए जाते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इसी हवाले से डॉक्टर मौजूद हैं जो कि इस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के जो फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट है वहाँ पे अपने बाखूबी तरीके से तमाम काम अंजाम दिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर महानूर बुख्ती का, जो कि असिस्टेंट मैनेजर हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर, और उन्होंने बहुत अपने अच्छे तरीके से काम अंजाम दिए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और यकीनी तौर पे मैं आपका पूरी तरह से तो इंट्रो नहीं दे पाया हूँ, यकीनी तौर पे आप इस बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकेंगी। सबसे पहले अपने बारे में बताइएगा, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से आप कब से मुंसलिक हैं और फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट है वो कब से आप इसमें अपना काम अंजाम दे रही हैं और इसके साथ साथ आपकी क्या स्पेशलिस्ट है वो भी बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर ईसा लैब जो है बेसिकली जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है 2014 से हम लोग ऑन गो है और बेसिकली फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट ईसा लैब के काफ़ी सारी ब्रांचेस में ये चेन है पूरी, जो पाकिस्तान में फ़र्स्ट फिजियोथेरेपी चेन के तौर पे हमारे पास मौजूद है कराची के अंदर। और इसके अलावा जो अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो वहाँ पे एज असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे मैं प्रेजेंटली मौजूद हूँ फ्रॉम 2014 और इसके अलावा फाउंडर ऑफ जनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की हूँ और अदर देन दैट और प्रिंसिपल हूँ फ़िलहाल उन्हीं के ही एफिलिएट इंस्टीट्यूट की। अच्छा, आपकी स्पेशली क्या चीज़ है, आप किस चीज़ में माहिर हैं, किस चीज़ पे हम बात करें? जिस तरह से आपने अभी बताया असिस्टेंट मैनेजर हैं फिजियोथेरेपी के डिपार्टमेंट से, आपकी स्पेशलिस्ट क्या चीज़ है इसमें? मेरी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो है स्पोर्ट्स रिहैब मेडिसिन के अंदर। स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बाद हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं या इसके अलावा भी हमारे पास ऑर्थोपेडिक कुछ इंजरीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे पास रिकमेंड होके आती हैं या न्यूरो डिपार्टमेंट से हमारे पास रिकमेंड होके आती हैं, तो वो बेसिकली मेरा जो मेन डोमेन है। अच्छा, ये ईसा लैब के अंदर भी ये तमाम चीज़ें आप ऑपरेट कर रही हैं या जो ईसा लैब से मुतालिक जो भी पेशेंट आता है सिर्फ उसे ऑपरेट किया जाता है? नहीं, ईसा लैब के अंदर बेसिकली जो रेफ़र होकर जितने भी पेशेंट आ रहे होते हैं ओपीडी के अंदर हम सब उनको मैनेज कर रहे होते हैं। बेसिकली जितनी भी हमारे पास लैब्स हैं वो वेल इक्विप्ड हैं और इसके साथ जितने भी हमारे पास जो एम्प्लॉइज़ होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बेसिकली उनकी जो स्पेशलिटीज़ होती हैं हमने सारे एक साथ हायर किए हुए होते हैं कि वो न्यूरो वाला भी आपको और एमएसके वाले भी, मस्कुलोस्केलेटल वाले, तो वो उस हिसाब से पेशेंट डिवाइड हो रहे होते हैं कि जो पेशेंट को बेसिक नीड होती है। अच्छा, मैं अब इसी तरफ आ जाऊँ थोड़ा सा फिजियोथेरेपी की जानिब, तो क्या कैटेगरी होती है, किस किस तरह की ऐसी इंजरीज़ होती हैं जो कि इस तरफ आती हैं और लोग आते हैं इस तरफ फिजियोथेरेपी की तरफ, तो उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाता है और कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिसमें ये ज़्यादा अमल इसका रहता है? बेसिकली जो बहुत कॉमन है वो हमारे पास ऑर्थोपेडिक इंजरीज आ रही होती हैं और बच्चों की पीड्स के कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं जिसपे सीपी चाइल्ड्स वगैरह अगर आप मोस्ट कॉमन देखें उनकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है एमएसके की, मस्कुलोस्केलेटन की, वो हम लोग कैटर कर रहे होते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह हो गए या स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई। अब जैसे कि आपको भी हम लोगों ने लॉन्च किया है एक डॉक्टर ईसा प्राइम फिटनेस कोर्स भी अभी लॉन्च हुआ है। उसका बेसिक पर्पस यही था क्योंकि हम ये देख रहे थे कि बहुत सारे जो हमारे पास इंजरी के पेशेंट आ रहे थे वो उन लोगों में ज़्यादा इंजरी मौजूद थी जो वर्कआउट करते हुए उनके प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से इंजरीज बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उन्हें कैटर करने के लिए फिर एक कोर्स भी बनाया गया और इस टाइप के पेशेंट हम ज़्यादा कैटर कर रहे होते हैं। अच्छा, प्राइम फिटनेस से आपने हवाले से इस पे बात करी, तो प्राइम फिटनेस के अंदर ऐसा है क्या, अगर जिस तरह से आपने बताया कि अभी अगर गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी वजह से उनके जो मस्कुलर है वो पेन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है उससे, और इसको वैसे ट्रीट करने के बाद फिर क्या इम्प्लीमेंट होता है, किस तरह से लोगों को बताया जाता है कि आप इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करें तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे चल सकते हैं इस चीज़ को लेकर? बेसिकली पाकिस्तान का जो मेन और इवन कि अगर हम इसकी भी बात
बात करें तो हमारे पास स्पेसिफिक कोर्सेज नहीं थे फिटनेस के हवाले से। ठीक है, अगर कोई बच्चा पास आउट होकर जा रहा था या आप जिम्स वगैरह नॉर्मल देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर ट्रेन या क्वालिफाइड नहीं मिलेगा पर्सन। द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्वालिफाइड पर्सन और एक जिम पर्सन के अंदर ये था कि वो एक्सरसाइज आपको बता रहा है, बट उस एक्सरसाइज को प्रॉपर बायोमैकेनिक्स के थ्रू किस तरह से करना चाहिए वो उसको नहीं पता था, तो जिसकी वजह से इंजरी कॉज हो रही थी। मेन रीज़न जो इंजरीज का था वो यही था कि उनको प्रॉपर बायोमैकेनिक्स, प्रॉपर टेक्निक्स नहीं पता थी, तो जिसकी वजह से मोस्ट कॉमन इंजरीज थी। जो कोर्स अभी डिज़ाइन किया गया है, बेसिकली ये कोर्स हमारे पास है कि अगर कोई बच्चा इंटर या मैट्रिक पास करता है और उसे फिटनेस के साइड पे जाना है और वो प्रॉपर एजुकेशन के साथ मार्केट में जाएगा, ऑब्वियसली के रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर आएंगे कंपैरेटिवली जो एक पर्सन ने सिर्फ देख लिया है कि इस तरह से लिफ्ट करते हैं, पुशअप्स कर लिए और जाके नॉर्मल लोगों को उसने जाके ट्रीट कर दिया। अच्छा, ये तो वो चीज़ें शायद इसकी आगाही लोगों में ज़्यादा नहीं है, या हो सकता है कि लोग अनएजुकेटेड इतने होते हैं लेकिन वो फिर अपना रोजगार चलाने के लिए इस तरफ आ जाते हैं और फिर लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। अच्छा, जिस तरह से अगर कोई किसी चीज़ के लिए किसी का मसल डैमेज हो जाता है, बिलफर्ज अगर वो जिस तरह से आपने बताया अभी अगर डिप्स लगा रहे हैं या चिन अप कर रहे हैं और अगर उनका मसल डैमेज हो जाता है तो फिजियोथेरेपी इसमें क्या अपना किरदार अदा करता है, किस तरह से? बेसिकली हमारा जो मेजर रोल ही यहाँ पे आ रहा होता है कि जब पोस्ट सर्जरी फॉर एग्जांपल अगर मसल टेयर था या लिगामेंटस टेयर था या मेनिस्काई उसकी डैमेज थी, उसके बाद रिपेयर होके आया और ऑब्वियसली सर्जरी के बाद रेंज ऑफ मोशन और उसकी स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस जो एथलीट है या नॉर्मल पर्सन है उसका काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। फिजियोथेरेपी का मेन रोल वहीं पे आता है कि वो दोबारा उस पर्सन को बैक टू प्ले भेज सकें, जो उसका स्ट्रेंथ लेवल और इंड्योरेंस लेवल था उसको दोबारा नॉर्मल पे लेके आ सकें, जो बिफोर सर्जरी या बिफोर उसके इंजरी था बेसिकली। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने स्पोर्ट्स मेडिसिन के हवाले से भी जिक्र किया और हम बात करें इसको एक साथ रखने की फिजियोथेरेपी के लिए, तो दोनों में रिजेंबल क्या चीज़ है या इन दोनों में डिफरेंस ऐसा क्या है कि लोग अगर मेडिसिन की तरफ जाते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन की तरफ जाते हैं, जिस तरह से आपने अपनी स्पेशली बताई है, तो अगर इस तरफ जाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है एक बॉडी के ऊपर, और अगर सिर्फ नॉर्मल हम फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पे? देखिए, द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स रिहैब एंड नॉर्मल फिजिकल थेरेपी बेसिकली बात सेम है। अब स्पोर्ट्स रिहैब को मैं इसी तरह से बताऊंगी जैसे कि एक MBBS करके बच्चा निकलता है, उसके बाद वो न्यूरो में चला जाएगा या वो कार्डियोलॉजिस्ट बनेगा, ये टोटली उस बच्चे पे डिपेंड कर रहा होता है। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में बिल्कुल इसी तरह है कि एक सिंपल DPT जैसे पास आउट करता है, ये स्पेशलिटी अपनी चूज़ कर रहा होता है। स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर फिटनेस का मेजर रोल होता है कि जो हमारे पास एथलीट हैं उनके फिटनेस के ऊपर, जैसे कि अभी हमारा जो प्राइम फिटनेस कोर्स जो लॉन्च हुआ है, आप देखेंगे कि इस पे फिटनेस किस तरह से गेन करनी है, नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट्स पर्सन के सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा हमारे पास जो फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा जो फीमेल्स आती हैं पोस्टपार्टम ली आफ्टर C-सेक्शन या पोस्टपार्टम ली आ रही होती हैं, उनका स्टेमिना लेवल, एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। इसके अलावा भी साइड टू साइड उनकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस चल रही होती हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास मार्केट में हम ऐसे लोग प्रोड्यूस करें जो इस काबिल हों कि इस टाइप के जो इश्यूज़ को कैटर कर सकें और इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि वो प्रॉपर एजुकेशन लेके आ रहे हैं, उन्हें एनाटमी पता है, उन्हें फिजियोलॉजी पता होगा, उन्हें फिटनेस के किस तरह से एक्सरसाइजेज किस पॉइंट ऑफ व्यू से देनी चाहिए, कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, कौन सी इंडिकेटेड है, वो उसे प्रॉपर नॉलेज होगी इन बच्चों को। अच्छा, नॉलेज के हवाले से मैं अगर इस तरफ आऊँ तो डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी के अंदर आप यकीनी तौर पे असिस्टेंट मैनेजर हैं वहाँ पे और फिजियोथेरेपी के डिपार्टमेंट से, तो क्या एजुकेटेड स्टाफ ज़्यादा प्रेफर किया जाता है या बनिस्बत उसके कि जो ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस रखता है? हम देखते हैं कि अक्सर कोई डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि जहाँ पे एजुकेट इतने नहीं होते लोग लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस वहाँ पे काम करने का ज़्यादा होता है, तो प्रेफर किसे किया जाता है? बेसिकली हमारी जो प्रेफरेंस होती है, जो हमारा पैनल बैठता है जो सिलेक्शन के लिए, हैंड्स ऑन तो हम देख ही रहे होते हैं, साथ में क्वालिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डैमेज के, बिकॉज अगर एक टेक्निक गलत वे में अप्लाई कर दी है तो उससे मसल और लिगामेंट टेयर पे चला जाता है और उसके लिए फिर पेशेंट सफ़र कर रहा होता है, वो सर्जरी के साइड पे भी जा सकता है। तो बेसिक जो हमारा फोकस होता है कि ट्रेन भी हो एज वेल एज एक्सपीरियंस हो, साथ में एजुकेटेड भी हो। अच्छा, एजुकेटेड की मैं बात करूँ तो यकीनी तौर पे हमारे पाकिस्तान में है, लेकिन इतना नहीं है जितना बाहर ममालिक में हम इस चीज़ को देखते हैं कि वहाँ पे एजुकेट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या है जिसपे डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी अपनी काविशों को मजीद आगे बढ़ा सकता है कि एजुकेट के लिए अगर किसी को एजुकेट करना है या किसी को एजुकेशन फराहम करनी है तो क्या अपना
किरदार अदा कर रहा है डॉक्टर ईसा लैबोरेटरीज में? एग्जैक्टली बेसिकली जितनी भी आप इनकी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की हमारी जितनी भी ब्रांचेस हैं वहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, इंटर्नी हमारे पास आ रहे होते हैं और इंटर्नशिप करके जा रहे होते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ बच्चा डिग्री ना ले, एटलीस्ट उन्हें हैंड्स ऑन भी पता हो और पेशेंट को फिजिकली भी वो जाके असिस्ट करें। और इसी तरीके से जो हमारा कोर्स जो लॉन्च हुआ है डॉक्टर ईसा प्राइम फिटनेस कोर्स, इसके अंदर हमारे पास जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी कि एनाटमी, फिजियोलॉजी और प्रॉपर उसको गाइडेंस मिल रही होगी। इसके साथ साथ कि इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आपके पास जिम में आया है और वो कोलैप्स हो गया है तो उसे फर्स्ट एड किस तरह से देनी है, इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या होगा, किस तरह से उस पेशेंट को आपने रेस्क्यू करना है, ये सारी चीज़ें भी बच्चा एजुकेटेड हो के ही मार्केट में आएगा। तो आई थिंक एक बेटर ऑप्शन है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कोर्स जो मैट्रिक या इंटर करके सिर्फ इस साइट पे अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए तो है, बट ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने न्यूट्रिशन में अपनी मास्टर्स वगैरह किया या बैचलर्स किया, वो उनका फिटनेस पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, या डीपीटी स्टूडेंट। जब मैं पास आउट करके निकली थी तो मुझे स्पोर्ट्स रिहेब का और फिटनेस का बहुत ज़्यादा रुझान था, तो ये इन बच्चों के लिए भी है जो डीपीटी करके निकले हैं और उनका जो डोमेन है डिज़ायरेबल डोमेन अगर फिटनेस है तो वहाँ पे जाके भी ये कोर्स वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं और फिटनेस के साइड पे अपने आगे एक्सपर्टीज को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर ईसा लैबोरेटरी के अंदर मजीद कौन से ऐसे डोमेन है कि जिसमें अगर कोई जाना चाहे, जिसको ज़्यादा शौक हो किसी चीज़ का, तो कौन कौन से ऐसे डोमेन है जहाँ पर वो अप्लाई कर सकता है अपने उसमें? देखिए एज अ जॉब के तौर पे तो हमारे पास एक्सरे वगैरह आ जाता है, रेडियोलॉजी है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज हैं और डेंटल सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन एज फार एज एजुकेशन पर्पज से दिस इज़ द फर्स्ट कोर्स जो हमारी तरफ से लॉन्च हुआ है। अच्छा, आपकी तरफ से यकीनी तौर पर लॉन्च हुआ है और हम लोगों को इस बात की शायद आगाही फराहम इसी चीज़ पे करते हैं कि जहाँ छोटी छोटी दुकानें लोग खोल के बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पे अताई डॉक्टर्स के नाम से बड़ा मशहूर होता है कि लोगों को उस पर आगाही फराहम नहीं की जाती है और फिर वो अपनी चीज़ों से हाथ पैर जो भी जॉइंट्स होते हैं उससे हाथ धो बैठते हैं। और यकीनी तौर पे फिजियोथेरेपी एक ऐसा अमल है कि जिसपे आप शायद उस तरफ जाएं तो ज़्यादा आपको फैसिलिटेट किया जा सकता है और आप उससे एक पुरसुकून जो मेडिकेशन है वो उससे हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा इसी पे बात करूँगा। डॉक्टर ईसा लैबोरेटरी के अंदर ये तो हमने बात करी कि एक स्पोर्ट्स पर्सन आता है, अगर उसके टिश्यूज़ या ऑर्थोपेडिक अगर कोई भी इशू होता है तो उसको फैसिलिटेट किया जाता है। एक आम शहरी अगर आता है, जिस तरह से मैंने अभी जिक्र किया कि छोटी छोटी दुकानें या ताई डॉक्टर्स बैठे होते हैं, वो मामले को बिगाड़ देते हैं। डॉक्टर ईसा लैबोरेटरी की तरफ ऐसा कोई शख्स आया या आते हैं कि मामला बिगड़ा हुआ हो और फिर भी डॉक्टर ईसा लैबोरेटरी की जानिब से उसको संभाला गया हो, कोई ऐसे केसेस जो कि सामने आए हों? बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास काफ़ी सारे स्ट्रोक के बाद के बहुत सीवियर केसेस आए जो काफ़ी जगहों पे गए थे और वहाँ पे उनका केस ऑब्वियसली इतनी अच्छी तरीके से कैटर नहीं किया गया। उसके बाद रिहैब का जो था प्रोसेस वो पूरा यहाँ से फ्रॉम द वेरी ज़ीरो अगर आप कहें तो स्टार्ट किया गया। ऑब्वियसली हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो हर टाइप के पेशेंट होते हैं, ये तो एक हमारी स्पेशलिटी के तौर पे है कि स्पोर्ट्स के पेशेंट हमारे पास आ रहे होते हैं, बिकॉज जब आप मार्केट में जाएंगे या आप वैसे ही सर्च करेंगे तो आपको स्पोर्ट्स रिहेब वाले इतने नहीं मिलेंगे या फिटनेस वाले इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन एज़ फार एज बाकी सर्विसेज हैं वो तो ऑब्वियसली उसके पेशेंट तो हमारे पास आते हैं, ओवे के आ गए, हमारे पास स्ट्रोक के आ गए, CP चाइल्ड्स वगैरह आ गए और इसके अलावा जो हमारे पास है शेटिका जो अर्कोनिसा वगैरह है, बटाइगो के हैं, ये बेसिक जितनी भी हमारे पास सर्विसेज हैं वो तो सारी अवेलेबल हैं अलॉन्ग विद अदर्स। अच्छा, एक इशू और है ऑर्थोपेडिक का जी, यकीनी तौर पे एक तो ज़्यादा एज में जाके भी होता है और एक बचपन से भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि कैरी हो रही होती हैं और हमें बाद में जाके उसका एहसास होता है, तो उसका ट्रीटमेंट है डॉक्टर ईसा लैबोरेटरी में? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे पास मायोपैथीज़ हैं मसल्स की काफ़ी सारी जो जेनेटिक डिफेक्ट्स में आ रही होती है, जिसके अंदर हमारे जो मसल्स होते हैं बच्चों के वो बहुत ज़्यादा फ्लैसिड होना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट और उसका पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वहाँ पे मौजूद है। ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है डॉक्टर ईसा लैब। अच्छा, डॉक्टर ईसा लैब हमने देखा कि यकीनी तौर पे बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में काम अंजाम देता है। ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपी के हवाले से क्या हम आगे देख सकते हैं मुस्तकबिल के अंदर कोई ऐसे सेमिनार्स हों जिसमें लोगों को शऊर उजागर किया जाए? हम देखते हैं जिस तरह से डेंटल के एक फैक्टर के अंदर हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा, वो हमने देखा अभी पेंडेमिक सिचुएशन जो चल रही थी उसके अंदर हमने देखा बहुत ज़्यादा सेमिनार्स इस पर मुनाकिद किए गए और लोगों को आगाही फराहम की गई।
फिजियोथेरेपी के हवाले से कोई है ऐसा आगे आने वाला है, कुछ ऐसा मामला हम देख सकते हैं? बिल्कुल, फिज़ियोथेरेपी के बल्कि हमारे जितने भी सेमिनार्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे फ्री कंसल्टेशन चल रही होती है साथ साथ। और अब अपकमिंग जो है वो हमारा है कि फ़िटनेस कंसल्टेशन भी हमारी तरफ से वो फ्री होगी, क्योंकि हमारा इस तरफ भी रुझान है काफ़ी ज़्यादा। तो आप जितने भी हमारे सेमिनार्स होते हैं वहाँ पे आपको फिज़ियोथेरेपी कंसल्टेशन आपको मिल रही होंगी अलॉन्ग विद BMI और ब्लड टेस्ट के अलावा ये सर्विसेज भी हमारे सेमिनार में। और जनरल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को नहीं पता होता कि उसको कहाँ जाना चाहिए, उसका क्या मेन रीज़न या मेन कॉज क्या है, उसे कौन सही करेगा। बस वो पेन किलर बेचारे ले रहे होते हैं, और जब तक पेन किलर लेते हैं तब तक वो चीज़ें उनकी पेन सबसाइड होता है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं उनकी कंप्लेन यही होती है जब तक पेन किलर ले रहे थे वी वर फाइन, और जब छोड़ते हैं तो दोबारा हमें पेन आता है। बेसिकली इशू यही होता है कि जो मेन इशू होता है वही कैटर नहीं हुआ होता है, और जिसकी वजह से वो पेन को काफ़ी ईयर्स तक कैरी कर रहे होते हैं अपने साथ। अच्छा, इसके साथ साथ एक मेडिकेशन का और हमने अमल देखा था फिजियोथेरेपी के अंदर। डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिकेशन के लिए काफ़ी इनको फिर जोर देते हैं कि आप ये मेडिसिन अप्लाई करें, या कुछ लोशंस दे देते हैं वो इस पे अप्लाई करें। तो इस चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ता है या फिजियोथेरेपी ही ज़्यादा इसमें अमल दखल रहता है उसका? बेसिकली फॉर एग्जांपल कि अगर एक पेशेंट को पेन है, उसकी नर्व कंप्रेस हो गई है, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से लूँगी। आपने पेन किलर दिया उसे, और जब तक नर्व कंप्रेस है उस पेन किलर का असर आधा घंटा, 2 घंटे या 4 घंटे, तब तक उसका पेन सबसाइड रहेगा। उसके बाद अगेन उसे पेन होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन जब तक वो कंप्रेशन आप रिड्यूस नहीं करेंगे वो पेन तो रिकरेंट होता रहेगा। और फिजियोथेरेपी का मेन जो फोकस हमारे पास यही आता है कि जो कंप्रेशन है आप उसे रिजॉल्व करें। वंस कंप्रेशन रिजॉल्व हो गया, पेन खुद ब खुद ही सबसाइड होगा, पेशेंट को पेन किलर्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अप्लाई करने के लिए दिया भी जाता है तो मसला रिलैक्सिंग दिया जाता है, वो भी टॉपिकल, ओरल नहीं दिया जाता। अच्छा, एक और हम फैक्टर देखते हैं कि जो अगर कोई शख्स वहाँ जाता है फिजियोथेरेपी के लिए, वो ये तमाम अमल करवाने की कोशिश करता है और फिर कुछ टाइम तक जाने के बाद फिर उसे रोक दिया जाता है, तो इसमें कोई टाइम पीरियड होता है कि फ़ला शख्स के लिए या फ़ला एज के लिए कोई एज फैक्टर है इस पे कि हम इस वक्त तक फिजियोथेरेपी का अमल रख सकते हैं, उसके बाद फिर आपको मेडिकेशन की तरफ कर देंगे, कुछ है ऐसा? अब बेसिकली वो केस टू केस वेरी कर रहा होता है। अगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें 1 वीक इज़ मोर देन इनफ, और हमें लग रहा होता है 1 वीक के अंदर ये कंडीशन सबसाइड हो जाएंगे, तो उसके बाद पेशेंट को आने की ज़रूरत नहीं है बिला वजह। और सम टाइम ये लग रहा होता है कि उससे ज़्यादा उसको टाइम है। फॉर एग्जांपल के ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं और उनके ग्रेड्स होते हैं बेसिकली, और अगर वो बहुत ज़्यादा सिवियर है और वो सर्जरी के से ही अब जाके सेटल डाउन होगा, तो उन पेशेंट को बिला वजह रिकमेंड नहीं किया जा रहा होता। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ होती है कि जिस तरह से अगर कोई ऑपरेशन मेजर कोई ऑपरेशन होने जा रहा होता है तो फिर उसके बाद पहले टेस्ट होते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर या शुगर्स वगैरह तो नहीं है, तो इस प्रोसेस के अंदर भी इस चीज़ को देखा जाता है या ये नॉर्मली हो जाता है? नहीं, बेसिकली इसका बहुत ख्याल रखा जाए कि आपको टेम्परेचर ना हो, और आजकल तो कोविड के जितने सिम्टम्स हैं वो ऑलरेडी चेक किए जाते हैं कि वो सिम्टम्स तो नहीं है, फीवर तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, जिस पार्ट पे आप थेरेपी अप्लाई करना जा रहे हैं उस पार्ट पे कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, पेशेंट को पहले मैलिग्नेंसी तो नहीं थी, या इसके अलावा कोई अगर इलेक्ट्रोथेरेपी उस प्रोसीजर में इंक्लूडेड है तो कोई पेस मेकर या कोई प्लेटिंग वगैरह तो नहीं हुई, इम्प्लांट्स वगैरह तो नहीं है, इस चीज़ का पहले देखा जाता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मानून बुगटी साहिबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के अंदर आप असिस्टेंट मैनेजर का किरदार अदा कर रही हैं, और यकीनी तौर पे ये वो डिपार्टमेंट है जो कि आपको तमाम बीमारियों से बचा के रखता है, और ये ऐसी बीमारियां जो कि शायद आप बचपन से भी कैरी करते हैं और वक्त हाजिर के अंदर भी आपको ये डैमेज करती हुई दिखाई देती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। K21 न्यूज़ का प्लेटफॉर्म, और यकीनी तौर पर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम ऐसी तमाम बातें या तमाम ऐसी आगाही जो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और यकीनी तौर पर हम में कामयाब भी होते हैं, और आपकी फीडबैक से भी हम उस चीज़ पे ज़्यादा अमल करते हैं, और यकीनी तौर पे उसका फीडबैक हम तक पहुंचता है और हम उस चीज़ को लेके आप तक मज़ीद पहुंचते हैं। और यकीनी तौर पे जो हमारी काविश है, जो K21 न्यूज़ के इस हेल्थ 21 की काविश है, और उस काविश को हम पूरा करने के लिए यकीनी तौर पे सामने है, और इसके साथ साथ एक प्राइवेट सेक्टर जो कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री का सेक्टर है और अपना भरपूर तरीके से काम अंजाम दे रहा है। फिजियोथेरेपी आज हमारा जो मेन पॉइंट था, हमने उस पर बात करी, और यकीनी तौर पर आप तक वो चीज़ पहुँची होगी, और शऊर जो पहुँचाने की हमारी कोशिश थी वो आप तक पहुंची होगी। अताई डॉक्टर्स के जाने से अच्छा है कि आप एक एजुकेटेड और एक पूरे तरीके से बैठे हुए डॉक्टर के पास आप जाएं जो कि इन तमाम चीज़ों पे एजुकेट होकर बैठा है और आपको पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रहा है, और यकीनी तौर पे जिससे आप मज़ीद आगे ज़िंदगी में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।